हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉमर्स स्टूडेंट्स पॉइंट पे। और मैं हूं आपका कॉमर्स वाले सर। आज इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग पार्ट 3। और हाँ दोस्तों, जिस किसी ने भी मेरा बेसिक टर्म इन अकाउंटिंग पार्ट 2 नहीं देखा है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक टर्म इन अकाउंटिंग पार्ट 3 का फर्स्ट टॉपिक। पार्ट 3 का पहला फर्स्ट टॉपिक है रेवेन्यू। These are the amounts of the business earned by selling its products or providing services to customer called sales revenue। दोस्तों, ये जो अमाउंट जो रेवेन्यू होता है आपका, रेवेन्यू उसको बोला जाता है जो आपका जो बिजनेस से आप लोग कमा रहे हो बेच के, चाहे प्रोडक्ट हो या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो कस्टमर को, वो जो जनरेट होता है उसको सेल रेवेन्यू बोला जाता है। जो पैसा आता है उसको रेवेन्यू बोला जाता है दोस्तों। अदर आइटम्स ऑफ रेवेन्यू कॉमन टू मैनी बिजनेस मतलब बहुत तरह अदर आइटम मतलब बहुत तरह का जो रेवेन्यू रहता है सभी बिजनेस के लिए एक कॉमन रहता है, मतलब एक सामान्य रहता है। जैसे कमीशन, इंटरेस्ट, डिविडेंड्स, रॉयल्टीज, रेंट रिसीव्ड एक्सेट्रा। रेवेन्यू इज ऑल्सो कॉल्ड इनकम। दोस्तों, जैसे कि इधर आप कमीशन हो गया, कहीं पास आप पे मान लीजिए से कोई फ्लैट दिखा रहा है या कहीं पास कर रहा है 2% कमीशन ले लिया। इंटरेस्ट आप कहीं से लोन लिए है कम बैंक से, या आप किसी कंपनी कहीं पास आप लोन दिए हुए है या कहीं पास आप दिए हुए उसका इंटरेस्ट आ रहा है। डिविडेंड्स, आप किसी कंपनी का आप कोई कंपनी का ये शेयर डिवेंचर्स खरीद के रखे हुए हैं, डिविडेंड्स। रॉयल्टीज़, जो आपका रॉयल्टीज़ उसको बोलते हैं दोस्तों, आपका कोई चीज़ बुक है उसका रॉयल्टी आप ले सकते हैं। और रेंट रिसिव्ड, आपका किराया भाड़ा एक्सेट्रा। रेंट मतलब जो भाड़ा आ रहा है उसका रेवेन्यू को इनकम भी बोला जाता है दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपेंसेस। कॉस्ट इनकर्ड बाय ए बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू आर नोन एज एक्सपेंसेस। जो आपका लागत कॉस्ट जो लगता है बिजनेस पे प्रोसेस अर्निंग रेवेन्यू में, जो आपका रेवेन्यू जो आपका इनकम जनरेट होता है जो प्रोसेस में जन अर्न करने के लिए मतलब कमाने के लिए जो रेवेन्यू लगता है काम आपका पैसा, उसको एक्सपेंसेस बोलते हैं। जैसे कि आप लोग कहीं पास एक छोटा सा शॉप है, जैसे आपका दूध दूध का शॉप है मान लीजिए। आप लोग दूध कहीं से खरीद के लाएंगे तभी ना आप खरीद के लाएंगे सामान, तो ही ना आप बेच के पैसा कमाएंगे ना दोस्तों। इसीलिए एक्सपेंसेस आर मेजर्ड बाय द कॉस्ट ऑफ एसेट कंज्यूम्ड और सर्विस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। ये जो आपका मेज़र किया जाता है, ये जो आपका जो एक्सपेंसेस जो है, खर्च जिसको बोला जाता है जनरली। एक्सपेंसेस मतलब अक्सर एक्सपेंसेस मतलब जो जनरली जो खर्च है वो इस तरह से नापा जाता है, मतलब इस तरह से वो कॉस्ट ऑफ एसेट्स जो आपका जो आपका लागत लगा है एज अ कॉस्ट ऑफ एसेट्स में जो आपका लागत लगा है उसको कितना कंज्यूम्ड हुआ है और आप कितना सर्विस दे रहे हैं। और ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड वही फाइनेंशियल ईयर पे ही पता चलेगा दोस्तों। या फिर आप 1 ईयर का निकालिए या फिर क्वार्टरली का निकालिए या हाफ मंथ का निकालिए, इस तरह से आप कर सकते हैं। द यूजुअली आइटम ऑफ एक्सपेंसेस आर डेप्रिसिएशन, रेंट्स, वेजेस, सैलरीज, इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ हीटर, लाइट एंड वाटर, टेलीफोन एक्सेट्रा। दोस्तों, डेप्रिसिएशन वो उसको बोला जाता है जैसे आप आप मशीन खरीद के लाए 10,000 पे, 2 साल बाद उसका तो दाम घटेगा ना, यूज़ हुआ, तो वो डेप्रिशिएशन में जाएगा दोस्तों। इसका आगे चल के मैं आपको बताऊंगा फुल्ली डिटेल में क्या होता है डेप्रिशिएशन। रेंट, भाड़ा देना। वेजेस, जैसे आप सैलरीज हो गया, वेजेस हो गया, इंटरेस्ट आप किसी को दे रहे, कॉस्ट ऑफ हीटर हो गया, लाइट हो गया, वाटर हो गया, ये सब का जो खर्च होता है एक्स्ट्रा में वही नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपेंडिचर।
इज स्पेंडिंग मनी और इनकरिंग ए लाइबिलिटी फॉर सम बेनिफिट सर्विस और प्रॉपर्टी रिसीव्ड इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। दोस्तों जो आप लोग पैसा खर्च कर रहे हो लाइबिलिटी में, जो आपका दायित्व हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, वो आपके लिए कुछ बेनिफिट करे, वो आपके लिए कुछ फ़ायदेमंद रहे, तो वो आपका जो है बेनिफिट रहे, उससे जो आपको रिटर्न मिल, जो आप सर्विस या प्रॉपर्टी पे रिसीव्ड होता है आपको मिल, उसको एक्सपेंडिचर बोला जाता है दोस्तों। परचेस ऑफ गुड्स, परचेस ऑफ मशीनरी, परचेस ऑफ फर्नीचर एक्सेट्रा। जैसे आप लोग खर्च कर रहे हो, एक्सपेंसेस आपका स्मॉल में होता है, एक्सपेंडिचर बड़ा में खर्च होता है दोस्तों, है ना। जैसे आप कुछ बड़ा सामान खरीद रहे हो, देखिए बेनिफिट इसका फ़ायदा क्या है आगे। एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंडिचर देखिए, इट बेनिफिट्स ऑफ एक्सपेंडिचर इज एग्जॉस्टेड विद इन ए ईयर, इट इज़ ट्रीटेड एज एन एक्सपेंसेस ऑल्सो कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए जैसे कि ये आपका एक्सपेंडिचर जो खर्च हो रहा है, ये साल में एक बार बताया जाएगा कि हाँ कितना आपका एक्सपेंडिचर हुआ, क्या हुआ, सब कुछ। और ये आपका इस एक्सपेंस पे ही जाएगा। इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बोला जाता है, मतलब जो आपका इनकम हो रहा है, जिस सामान से आपका इनकम हो रहा है, जिससे आपका हो रहा है, वो उसका जो एक मशीन का ऊपर आप खर्च कर रहे हो, तो जो मशीन से मान लिया मशीनरी आपका मशीन है, उससे आप कुछ प्रोडक्ट बना के बेच रहे हो, तो वो जो मशीन के ऊपर जो आप खर्च कर रहे हो, तो वो आपसे, तो वो मशीन से तो आपको तो इनकम जनरेट हो रहा है, और उसी पे आप लोग खर्च कर रहे हो, तो इसको बोले थे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऑन द अदर हैंड द बेनिफिट ऑफ एन एक्सपेंडिचर लास्ट फॉर मोर देन ए ईयर, इट इज़ ट्रीटेड एज एन एसेट्स। इसे और दूसरे तरफ में देखा जाए कि एक्सपेंडिचर एक साल से ज़्यादा, मोर देन ईयर, अगर एक साल से अगर ज़्यादा हो गया, तो वो आपका एसेट्स पे आ जाएगा, वो आपका संपत्ति पे आ जाएगा। ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपका जो पूंजी का है वो एक्सपेंडिचर हो गया, जैसे कि सच एज परचेस ऑफ मशीनरी और फर्नीचर एक्सेट्रा। जैसे आप लोग स्टार्टिंग में मशीनरी लेके आए या फर्नीचर लेके आए, तो वो आपका पूंजी के तौर पे आया, फिर उसी पे आप लोग खर्च कर, उसी पे आप लोग आगे बढ़ा के, मतलब दोस्तों उसी पे रेवेन्यू जनरेट करके उसके ऊपर खर्च करना, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉफिट। द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ऑफ ए पीरियड ओवर इट्स रिलेटेड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज प्रॉफिट। प्रॉफिट इंक्रीजेज द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर। जो ज़्यादा रेवेन्यू खर्च होता है, जो ज़्यादा इनकम आता है, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू का एक शॉर्ट है इनकम। रेवेन्यू को इनकम भी बोला जाता है दोस्तों, है ना। रेवेन्यू का इनकम भी बोला जाता है। जैसे ज़्यादा रेवेन्यू होता है, पीरियड मतलब एक पीरियड रहता है फाइनेंशियल ईयर का, रिलेट किया जाता है एक्सपेंसेस, मतलब जितना खर्च हुआ है उसका एक ईयर पे प्रॉफिट, मतलब आपका कितना खर्च हुआ है और कितना कमाई हुआ है उसका बीच में, वो वाला, उसको ईयरली में काउंट होता है दोस्तों। प्रॉफिट इंक्रीजेज द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर। जो प्रॉफिट होता है, जो हम लोग खर्च कर रहे हैं, जो ओनर इन्वेस्ट कर रहा है, वो आपका इसे इंक्रीज करता है, ओनर का जो इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाता है प्रॉफिट। नेक्स्ट टॉपिक है गेन। ए प्रॉफिट डेट अराइज फ्रॉम इवेंट्स और ट्रांजेक्शन विच आर incidental to business, such as sale of fixed assets, winning of court case, appreciation in value of an assets। ये जो गेन होता है दोस्तों, ये प्रॉफिट से ही जनरेट होता है। जैसे प्रॉफिट से आपका कुछ भी इवेंट्स हो गया, या आप कुछ भी काम कर रहे हो, या आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है बिजनेस से रिलेटेड में, जैसे आपका फिक्स्ड एसेट्स बेचा गया, या फिर आपका कोई केस चल रहा है, विनिंग ऑफ कोर्ट केस बिजनेस का रिलेटेड में हो गया, वे मतलब आपका एसेट्स का टोटल वैल्यू कितना लग गया, बेचा गया, उसको गेन बोला जाता है दोस्तों। लॉस, नेक्स्ट टॉपिक है लॉस। द एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ ए पीरियड ओवर इट्स रिलेटेड रेवेन्यू, इट्स टर्म एज लॉस। जो आपका एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस मतलब आपका ज़्यादा खर्च हो गया हो इनकम आने से, जैसे आप लोग खर्च कर दिए ज़्यादा और इनकम कम आया, तो वो एक लॉस हो गया। इट डिक्रीज इट्स ओनर्स इक्विटी।
ये आपका जो इक्विटी जो रहता है ओनर का वो घटाता है। इट ऑल्सो रेफर टू मनी और मनी वर्थ लॉस्ट और कॉस्ट इनकर्ड विदाउट रिसीविंग एनी बेनिफिट इन रिटर्न। एग्जाम्पल कैश और गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट और फायर accident etc. It is also include loss on sale of fixed assets। दोस्तों जैसे कि इसमें आपका बताया गया कि मनी पैसा हो या पैसा से रिलेटेड कुछ भी लॉस हो वो आपको विदाउट रिसीविंग एनी बेनिफिट इन रिटर्न, आपको कोई फ़ायदा नहीं देगा वापसी में, वो लॉस होता है। जैसे एग्जांपल के इधर दिखा दिया गया है, चाहे कैश हो या फिर गुड्स हो, आपका सामान चाहे वो चोरी हो जाए या फिर जैसे आपका फायर एक्सीडेंटल जैसे आग लग जाता है कभी कभार, एक्सीडेंट में फायर एक्सीडेंट हो जाए, ये सब एक्सेट्रा पे। इट ऑल्सो इंक्लूड्स लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये आपका इंक्लूड रहता है, आपका इसी में मिला हुआ इंक्लूड रहता है, मतलब आपका इसी में जुड़ा हुआ रहता है लॉस जो होता है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स में। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों डिस्काउंट। डिस्काउंट इज द डिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द गुड सोल्ड। इट ऑफर्ड इनटू टू वेज, ऑफरिंग डिस्काउंट ऑफ एग्रीड परसेंटेज ऑफ ए लिस्ट प्राइस एट द टाइम सेलिंग गुड्स इज ए वन वे ऑफ गिविंग डिस्काउंट। दोस्तों डिस्काउंट वो होता है जो आपका डिस्काउंट इज द डिडक्शन प्राइस ऑफ द गुड्स सोल्ड। जो आपका गुड्स में जो भी आप लोग बेचते हो या कोई दुकान जाते हो ख़रीदार करने, तो वहाँ बोलते हो ना मुझे डिस्काउंट चाहिए, जो आपका दाम घटा के दे रहा है उसको डिस्काउंट बोलते हैं। ये दो तरह से ऑफ़र किया जाता है, चाहे ऑफ़र इसे परसेंटेज का तौर पे लिस्ट प्राइस का हो गया, टाइम जो आप जिस समय पे बेच रहे हो उस टाइम पे हो गया, या फिर ट्रेड डिस्काउंट हो गया। ट्रेड डिस्काउंट हो गया दोस्तों, सच एज डिस्काउंट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। ये जो आपका डिस्काउंट होता है एट ए टाइम पे उसको ट्रेड डिस्काउंट बोला जाता है। इट इज़ जनरली ऑफर्ड बाय मैन्युफैक्चरर्स टू होलसेलर एंड बाय द होलसेलर टू रिटेलर। ये आपका हमें अक्सर देखा जाता है कि ये ऑफ़र जो होता है, जो मैन्युफैक्चर है, जो कंपनी वाली है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो जो होलसेलर को बेच रही है उसको देता है और होलसेलर रिटेलर्स को देता है। आफ्टर सेलिंग द गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस the debtors may be given certain deduction in amount due in case if they pay amount within stipulated period or earlier। दोस्तों जैसे कि इसमें बताया गया है कि आफ्टर सेलिंग मतलब जैसे आप सामान बेच देते हो क्रेडिट पे, मतलब उधारी बेसिस पे, जो आपका देनदार जो आपका डेटर है, जो आपसे देनदार है, जो आपको दिया हुआ है, जो जिससे आपको लेना है, देनदार, डेटर मतलब देनदार, उसको आप एक सर्टेन डिस्काउंट देते हो, हाँ इतना अमाउंट का हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। एक पीरियड फिक्स कर दिया जाता है कि हाँ इतना टाइम पे 45 डेज़ 60 डे 30 डेज़ का अंदर में आप लोग क्लियर कीजिए, तो उससे पहले क्लियर कीजिए। ये डिस्काउंट का रूल रहता है दोस्तों। द डिडक्शन इज़ गिवन एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑन द अमाउंट पेएबल। ये जो डिडक्शन होता है ये आपका टाइम ऑफ पेमेंट, जब पेमेंट कर रहे हैं तभी दिया जाता है, हेंस इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। ये अगर आपको साथ मिल रहा है दोस्तों, जैसा आप पेमेंट कर रहे हो तो उस समय मिल रहा है तो कैश डिस्काउंट हो गया। अगर आप क्रेडिट पे ले रहे हो तो उसके बाद मिल रहा है तो वो ट्रेड डिस्काउंट हो गया दोस्तों। Cash discount acts as an incentive that encourages promote payments by the debtor। जो कैश डिस्काउंट है दोस्तों, ये आपका इंसेंटिव जो इनकरेज करता है पेमेंट, जो आपका डेटर है, जो देनदार है, उसको इनकरेज करता है कि हाँ हम इतना सामान लिए हैं तो मुझे इतना % का डिस्काउंट मिला। समझे ना दोस्तों। तो दोस्तों इस सेशन में यहीं तक, और हाँ इस सेशन में जिस किसी को भी डाउट हो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में बढ़ने से पहले बेसिक टर्म इन अकाउंटिंग पार्ट 4 या फिर इसके बाद हो सकता है लास्ट पार्ट भी हो सकता है दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट बढ़ने से पहले मैं इस डॉट्स को क्लियर करके आगे बढ़ूँगा।